अच्छा देखें, अब मिडिल ईस्ट बेसिकली जो हमारा कल था पाक रशिया रिलेशन वो हमने ख़त्म किया। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आपके पास कुछ सर्टेन इवेंट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो ज़रूरी हैं जिनको हमें देखना है। उनमें से एक टॉपिक जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब एंड ईरान रिलेशन, और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है इन मीडिएशन बिटवीन देम, ईरान और सऊदी अरब में। और ये सवाल आपका लगा है CSS के पेपर में। लास्ट जो 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें से किसी एक पेपर में ये सवाल आया है, मे बी शायद 2021 में आया हो। तो उसमें ये सवाल आया है कि उसमें रोल ऑफ पाकिस्तान क्या है, वो भी हम देखेंगे। और इनका रिलेशन आपस में हिस्टोरिकली इतना ख़राब रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, क्यों है ईरान और सऊदी अरब में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, वो आज हम देखेंगे। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है, जब हम ये रिलेशन ख़त्म करेंगे तो हमारा मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आपका पैलेस्टाइन इशू भी आता है। और दो टॉपिक्स जो हैं वो आपके इस दफ़ा के मोस्टली हॉट हॉट टॉपिक्स जो हैं वो आपके दो हैं। एक तो ये है कि आपका पैलेस्टाइन इशू, क्योंकि शुरू का जो पूरा साल था 2021 का, अगर आप उसमें देखें तो शुरू में उसमें पैलेस्टाइन में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, वो हम देखेंगे। इस टॉपिक को ख़त्म करने का पैलेस्टाइन इशू है और वो भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आता है। और इसी तरीके से आपका जो दूसरा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डेवलपमेंट इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इशू क्या था और उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और उसमें करंट सिनेरियो में क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो भी हमारा टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स हैं, पैलेस्टाइन और अफ़गानिस्तान, बहुत ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में हम लोग अभी फ़िलहाल ईरान और सऊदी अरब का हम रिलेशन देखेंगे और पाकिस्तान का रोल क्या है उसमें वो देखेंगे। फिर कल जो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस में हम लोग फर्दर पैलेस्टाइन इशू करेंगे। पैलेस्टाइन इशू में ही हमारे काफ़ी चीज़ें होंगी कि UAE के साथ रिलेशंस कैसे हैं। जो भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस हैं वो इन सब में ही कवर होंगे, ईरान एंड सऊदी अरब के रिलेशन में और पैलेस्टाइन के इशू में कवर हो जाएगा आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस ओवरऑल। जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं, सीरिया है, लेबनान है, वो भी सारे मिडिल ईस्ट में आते हैं, तो उनका इशू इसी में कवर होगा। और इसी तरीके से मिडिल ईस्ट क्राइसिस में एक और इशू है आपका, वो है ईरान US न्यूक्लियर डील। जो आपकी ईरान US न्यूक्लियर डील है वो भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आएगी। तो ये तीन टॉपिक जो हैं ये हम कवर अप करेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में। उसके बाद फर्दर हम अपने दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जो कि CPEC या अफगानिस्तान का इशू होगा। तो आज हमारा टॉपिक है ईरान एंड सऊदी अरब रिलेशंस और व्हाट इज़ द रोल ऑफ पाकिस्तान इन मीडिएशन बिटवीन देम। पाकिस्तान का रोल क्या है मीडिएशन का, ये सवाल भी लगा है। तो देखें, अब अगर मैंने आपको कल टॉपिक की जनरल एक आउटलाइन या एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई थी कि उनके बीच में सर्टेन कुछ फैक्टर्स हैं ईरान के और सऊदी अरब के बीच में, जिनकी वजह से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू से चलता आ रहा है और अभी तक वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो फैक्टर्स मैंने जो आपको उसमें पहला फैक्टर बताया था वो था आपका सेक्टेरियनिज्म। कि वहाँ पे जो आपका सऊदी अरबिया है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है आपकी सुन्नी मेजॉरिटी आपको स्टेट मिलेगी। सुन्नी सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट आपकी सऊदी अरब मतलब केस है। और जो आपका ईरान है वो आपकी शिया मेजॉरिटी स्टेट है। तो इनमें जो एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू से एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो सेक्टेरियनिज्म का है। कि सेक्टेरियनिज्म के तहत इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सुन्नी शिया से उनको एक हेट्रेड है, वायलेंस है। इन दोनों फैक्शंस के बीच में एक वायलेंस है। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से ही बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान में भी ऐसे काफ़ी इवेंट्स हुए हैं जिनमें आपकी सुन्नी और शिया के जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहे। आपने अक्सर मस्जिद देखी होगी जहाँ पे अगर सुन्नी लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ जो है शिया अलाउड नहीं है। और कोई ऐसी मस्जिद होती है जहाँ शिया की मस्जिद होती है वहाँ सुन्नी अलाउड नहीं है। तो ऐसे काफ़ी फैक्शंस आपके पास यहाँ पे भी हैं। तो इन दोनों में जो मेजर रिफ्ट है, एक डिस्प्यूट है, वो पहला पॉइंट है सेक्टेरियनिज्म का। के से जो है सऊदी अरब वो सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है और ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी स्टेट है। इसलिए आपका सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एक एग्जिस्ट कर रहा है शुरू से। सिंपल, जस्ट इन सिंपल टर्म्स ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट इस बेसिस पे। फिर हम आ जाते हैं इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कल आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया जो है, जो आपका KSA है, वो बेसिकली लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है पूरी दुनिया में समझें। आपके पास जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो सऊदी अरब से ही हो रहा है। लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, सबको देता है ऑयल वगैरह, सारे जो सुपर पावर्स हैं, हर चीज़ें वो सीधे ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से ईरान भी जो है वो भी आपका मेजर सोर्स ऑफ ऑयल है।
अब इनका कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ऑयल पे या इकोनॉमी पे ये है कि अगर एक बंदा सेम दुकान खोलता है जो आपने दुकान खोली है, तो आपको आपकी सेल्स जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर एक जगह से आपको 500 रुपये की चीज़ मिलती है और वही चीज़ आपको दूसरी जगह पे 200 रुपये की मिलती है, तो आप तो प्रेफर 200 वाली चीज़ को ही करोगे ना। तो इनके बीच में एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पे है कि ऑयल एंड गैस ईरान भी प्रोड्यूस कर रहा है, सेम गोज फॉर द केस है सऊदी अरब भी जो है वो भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनमें एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन क्योंकि ईरान के ऊपर जो थे आपके सैंक्शंस लगे थे, यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो ईरान सैंक्शंस जब आपके ऊपर लग जाते हैं ना, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन हो जाती, ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट माना स्ट्रगल करती है। सैंक्शंस का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं तो कोई भी मुल्क या कोई भी ऐसे ममालिक जो हैं, जो बाहर हैं, जो वो आपसे ट्रेड वगैरह हर चीज़ उनकी बंद हो जाती है। तो ईरान पे भी सैंक्शंस जो थे वो काफ़ी दफ़ा अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें इस पे 2 से 3 दफ़ा सैंक्शंस लग चुके हैं। और उसका बेसिक मोटिव यही था कि ईरान जो था वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ अपनी इंक्रीज़ कर रहा था, तो जिसकी वजह से आपका जो यूएस है उसने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस लगे तो ट्रेड बंद हो गई थी। ट्रेड आपकी बंद हुई तो ऑयल की प्राइस जो थी वो आपकी बढ़ गई थी ईरान में, जिसकी वजह से उसका ऑयल जो है वो काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरब, वरना ऑयल दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ईरान पे क्योंकि सैंक्शंस हैं तो उसके जो ऑयल की प्राइस है वो ज़्यादा हाई है और उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऑयल दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। अगर ईरान के ऊपर आप खुद समझें कि अगर सैंक्शंस नहीं होते, उसकी इकोनॉमी भी वेल बिल्ट अप होती, तो डेफिनेटली जो काफ़ी मुल्क हैं जो अभी सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमारे बीच में ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर आप शुरू से ट्रेड लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो थी 1970s के दौरान हमारे बीच में बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रेड थी ईरान और पाकिस्तान के बीच में, जब इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं थे, जब ईरानियन रेवोल्यूशन जो थी वो नहीं हुई थी। तो उस वजह से इनके बीच में एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ईरान एंड सऊदी अरब के बीच में, ड्यू टू ऑयल। दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इसलिए। इसी तरीके से थर्ड ये है कि आपका जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशिया का रीजन है, साउथ एशिया में आपने सुना होगा कि इंडिया जो है वो चाहता है कि भाई मेरी हेजमनी हो, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि यार हमारी हेजमनी हो। तो हर स्टेट जो है वो अपने उस कॉन्टिनेंट में या उस एरिया में, सर्टेन एरिया में वो चाहता है कि मेरी पावर या मेरी हेजमनी हो सर्टेन एरिया में। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास सर्टेन एरिया का एक सरदार होता है क्या, तो उसकी एक हेजमनी होती है पूरे एरिया में। तो इसी तरीके से स्टेट्स भी चाहते हैं कि हमारी हेजमनी हो। अब ये दोनों मुस्लिम स्टेट्स हैं, तो ये दोनों भी चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब का जो लीडर हो, या फिर आप मिडिल ईस्ट की बात करो, जितने भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम स्टेट्स हैं, तो मिडिल ईस्ट में जो हेजमनी है, रीजनल हेजमनी, हेजमनी का मतलब होता है पावर, अथॉरिटी। वो जो अथॉरिटी है वो दोनों के दोनों क्लेम करते हैं। सऊदी अरब क्लेम करता है कि यार मैं मिडिल ईस्ट का जो हूँ वो लीडर हूँ, क्योंकि उसकी जो क्लेम है वो बेसिकली जो स्कॉलर्स वगैरह जहाँ से हमने पढ़ा है रेफरेंसेस वगैरह, वो भी ये क्लेम करते हैं क्योंकि होली प्लेसेस आपकी वहाँ पे, मक्का एंड मदीना आपका वहाँ पे, तो वो ये क्लेम करते हैं कि लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज़ सऊदी अरेबिया। वाइल ईरान जो है वो इस चीज़ को क्लेम नहीं करता। ईरान ये कहता है कि भाई मैं जो हूँ अपनी हेजमनी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। दोनों बेसिकली अपनी जो हेजमनी है रीजन में इंक्रीज़ करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। अब इसकी एक मिसाल इस तरीके से कि मैंने आपको सऊदी अरब की तो मिसाल ये बताई कि उसके पास 2 होली साइट्स हैं, मक्का एंड मदीना, जो कि हम सबके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है ही वो। तो उसकी वजह से वो क्लेम करता है कि मैं जो हूँ वहाँ का एज अ मुस्लिम उम्मा का पूरी लीडर मैं बनूँ। हालांकि ईरान जो है, ईरान किस तरीके से क्लेम करता है, जब 1979 में आपकी हुई थी ईरानियन रेवोल्यूशन, इन 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन आई थी। ईरानियन रेवोल्यूशन जब आपकी आई थी तो ईरानियन रेवोल्यूशन के साथ आपका एक ईरानियन आइडियोलॉजी भी एक टर्म है जिसका नाम है ईरानियन आइडियोलॉजी।
ईरानियन आइडियोलॉजी जो है वो आपकी निकली थी। उस ईरानियन आइडियोलॉजी में स्लोगन लगे थे 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आई थी, तो उसी रेवोल्यूशन के दौरान कुछ स्लोगन्स लगे थे। वो स्लोगन्स ये थे कि भाई वी वांट टू प्रोलिफरेट द ईरानियन रेवोल्यूशन इन मिडिल ईस्ट, कि मतलब हम जो है चाहते हैं, हम ईरान चाहता है कि हमारे पास जो ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में जो आई है, हम चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड हो। प्रोलिफरेट का मतलब होता है एक्सपेंड हो, फैले। उसका रीज़न ये, उसके दो रीज़न थे। इस आइडियोलॉजी के जो रीज़न थे वो दो थे। एक तो ये कि उसको एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि उसकी एक हेजमनी आ जाए, उसकी एक पावर, एक अथॉरिटी आ जाए पूरे रीजन में। नंबर 1, पावर और हेजमनी उसकी कैसे आएगी? जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें शिया की मेजॉरिटी है, जैसे आपका बहरीन हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, वहाँ पे शियाइट पॉपुलेशन जो है, शिया पॉपुलेशन जो है वो उसको इंक्रीज़ करें। तो जाहिर सी बात है, जब शिया पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ होगी मिडिल ईस्ट में, तो पावर किसके पास जाएगी? ईरान के पास ही जाएगी। तो पहला इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी हेजमनी हो मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरानियन रेवोल्यूशन में ये स्लोगन लगा था। दूसरा ये था इनका कि क्योंकि इनके बीच में शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट था, तो ईरान का दूसरा मोटिव ये था कि भाई हम जो मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम का ये मतलब होता है कि एक बंदा पूरे स्टेट पे रूल कर रहा है, उसको हम कहते हैं मोनार्की स्टेट, जो कि सऊदी अरब है। आपने देखा होगा उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, भाई पीटीआई आ गई, अभी पीटीआई की है, अगले इलेक्शन में क्या पता पीपीपी आ जाए, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आए। तो मोनार्की सिस्टम वो होता है जिसमें एक ही बंदे की गवर्नमेंट है, वो मर गया तो उसका बेटा आ जाएगा, वो गया तो उसकी जगह उसका नेफ्यू या इस तरीके से आ जाता है। उसी खानदान, वही बंदे, वही लोग जो है उसी पूरा जो स्टेट है उसको चलाते रहते हैं। मना एक बंदा गया, एक बादशाह गया तो उसका बेटा आ गया, इस तरीके। तो वो है मोनार्की सिस्टम, और यही मोनार्की सिस्टम सऊदी अरब में चल रहा है अभी। तो उनका सेकंड मोटिव ये था कि हम मोनार्की सिस्टम जो है उसको ख़त्म करें। ईरानियन रेवोल्यूशन में सेकंड मोटिव ये था। तो ये एक रीजनल हेजमनी जो है, ये भी एक पॉइंट है इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अगर आपकी मोनार्की जो है, मोनार्क वाला जो सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाता है, तो आपका सऊदी अरब में तो मोनार्की सिस्टम है, तो इसका मतलब सऊदी अरब को थ्रेट है ईरान से। तो ये है रीजनल हेजमनी का थर्ड पॉइंट जो कि आप लिखोगे कि इनको मिडिल ईस्ट में दोनों को इन्फ्लुएंस चाहिए, दोनों को पावर चाहिए, दोनों को हेजमनी चाहिए, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान सऊदी अरब को कंसिडर नहीं करता एज अ लीडर, और सऊदी अरब जो है वो ईरान को एज अ लीडर कंसिडर नहीं करता। इनके बीच में एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट है रीजनल हेजमनी का। फिर चौथा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपका, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि वो था कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी यूएस के साथ, ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दी थे। मैंने आपको बताया वो सैंक्शंस इसलिए लगाए थे क्योंकि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप कर रहा था। अगर कोई स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो उसका जो स्टेटस है, एक इमेज या उसकी जो पावर है, वो उस रीजन में सर्टेनली बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं हमारे पाकिस्तान की मिसाल आपको दूं, तो उसमें ये था कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो डेवलप कर लिए थे, हमने डेवलप नहीं किए थे, तो हमें एक थ्रेट रहता था कि इंडिया हम पे कभी भी अटैक कर सकता है। इसी तरीके से सेम सिनारियो सऊदी अरब एंड ईरान के उसमें भी सेम सिनारियो था। ईरान जो था वो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को एनरिच कर रहा था, इंक्रीज़ किए जा रहा था। उसकी वजह से सऊदी अरब को जो है वो एक थ्रेट था आपका ईरान से, कि अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन गया फिर तो वो सऊदी अरब को किसी भी वक्त थ्रेट कर सकता है, उस पर अटैक भी कर सकता है। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके बीच में ये भी है कि ईरान न्यूक्लियर स्टेट नहीं बने, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सऊदी अरब इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। यूएस ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे वो इसीलिए ही लगाए थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को अपनी इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो कि यूएस कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि वो डेवलप करे। तो इस वजह से कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है न्यूक्लियर डील की वजह से, कि ईरान बैक ऑफ नहीं हो रहा था अपनी न्यूक्लियर डील से, वो एनरिचमेंट कर रहा था, और सऊदी अरब को ये बात नहीं पसंद, क्योंकि सऊदी अरब को जो था वो उससे एक थ्रेट था अगर वो न्यूक्लियर स्टेट बन गया। चौथा कॉन्फ्लिक्ट आपका ये। पांचवा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका ये है कि आपकी जो सुपर पावर्स हैं, जैसे यूएस हो गई, चाइना हो गई, उनका रोल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि प्ले करता है इनके कॉन्फ्लिक्ट में। वो रोल कैसे?
आपको मैंने एक रीजन बताया, इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक में पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन जो है उसका रीजन, उसको आप कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इस इंडो पैसिफिक रीजन में आपके टन्स ऑफ रिजर्व्स हैं, ये आपको पता है, रिजर्व्स हैं। यहाँ पे आपकी ऑयल भी है, गैस भी है, मिनरल्स भी हैं, हर चीज़ है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया था, ये इंडो पैसिफिक का भी हम टॉपिक कवर करेंगे। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये है कि दो ग्रुप्स हैं बेसिकली, दो ब्लॉक्स हैं बेसिकली, एक चाइना ब्लॉक है, एक यूएस ब्लॉक है। अब आपने देखा है कि शुरू से आपका सऊदी अरेबिया है, वो शुरू से ही यूएस ब्लॉक की तरफ है। आपका सऊदी अरेबिया शुरू से ही यूएस की तरफ है, के से यूएस की तरफ है शुरू से ही। लेकिन जो आपका ईरान है वो यूएस की तरफ शुरू में था, लेकिन अब नहीं है। जब 1979 में जो आपकी रेवोल्यूशन आई थी ईरान की, उससे पहले आपकी जो गवर्नमेंट थी ईरान में वो यूएस की ही सेटअप थी, वो गवर्नमेंट यूएस की ही थी 1979 से। 1979 में यूएस की गवर्नमेंट वहाँ से चली गई थी। तो उसके बाद यूएस और ईरान के रिलेशंस थे वो ख़राब होना स्टार्ट हुए। टिल नाउ वो अभी तक सेट नहीं है, अभी तक ख़राब है। तो ईरान जो है वो है चाइना की साइड पे, सऊदी अरब जो है वो यूएसए की साइड पे। तो एक तरीके से ये जो सुपर पावर्स हैं चाइना और यूएस, इनकी वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप है। अब सऊदी अरब तो यूएस की के साइड है शुरू से। अब ईरान जो चाइना के साइड पे है, तो उसमें ईरान को क्या फ़ायदा है? ईरान की एक $400 बिलियन डील भी साइन हुई है, जो कि ईरान और चाइना के बीच में साइन हुई है। अगर आप इस पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, एक आर्टिकल है इस पर, वो आप काइंडली पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इनके बीच में डील साइन हुई है चाइना और ईरान के बीच में। और इसी तरीके से जो आपका चाबहार पोर्ट है, जो कि ईरान का है चाबहार पोर्ट, उसी चाबहार पोर्ट पे ईरान ने अलाउ किया चाइना को कि आप अपनी रेलवे जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसने अलाउ किया कि चाइना वहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाएगा। इसी तरीके से जो आपका सी पैक है, ईरान को भी सी पैक में ऐड करने का वो एक तरीके से खदशा है। शुरू में ईरान ने मना किया था उससे, उसने ये कहा था कि भाई मेरी इकोनॉमी को जो है वो एक तरीके से नुकसान पहुंचेगा अगर मैं सी पैक में आता हूँ फॉर सर्टेन रीजंस। लेकिन बाद में ईरान ने क्लेम किया कि भाई हम भी सी पैक में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और मे भी वो आगे फ्यूचर में सी पैक में इन्वॉल्व हो जाए। तो सी पैक में भी अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, उसको वेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी चीज़ एक तरीके से थ्रेट है टू दी सऊदी अरेबिया कि अगर ईरान की इकोनॉमी स्टेबल हो गई तो फिर ये भी एक तरीके से एक थ्रेट होगा, इकोनॉमिक थ्रेट ही होगा सऊदी अरेबिया का। अगर उसकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस हो गए, उसको वो सैंक्शंस कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वो भी जो अपनी ऑयल होगा प्रोड्यूस करेगा इन अ सेम एवरेज वैल्यू जो कि सऊदी अरेबिया क्रिएट कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पर मे भी शायद ईरान की तरफ जाएं ऑयल लेने के लिए। तो ये एक थ्रेट है कि दो सुपर पावर यूएस एंड चाइना की वजह से भी इनका कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान जो है वो चाइना ब्लॉक में, सऊदी अरब जो है वो यूएसए ब्लॉक में। तो दोनों में एक इस चीज़ पे भी एक इख्तलाफात हैं। इसी तरीके से एक और आपके पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो ये है कि वो आपका पॉइंट है सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन का पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है शुरू से। और वो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो ये है कि आपका जो दोनों स्टेट्स हैं वो दोनों क्लेम करते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड है और अजीम सिविलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा ओल्ड है। ईरान कहता है कि भाई हमारी जो सिविलाइजेशन, क्योंकि ईरान आपको पता है हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो ईरान शुरू में जो था वहाँ पे पर्शियन एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर वहाँ पे थी, फिर ये बाद में ईरान में कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से सऊदी अरब में आपके अरब्स थे, तो अरब्स क्लेम करते हैं कि भाई हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा एंशियंट है, सबसे ज़्यादा अजीम है। और आपका ईरान क्लेम करता है, वो क्लेम करता है कि भाई पर्शियन जो आपकी एम्पायर थी, जो पर्शियन सिविलाइजेशन है वो आपकी एंशियंट है देन दी अरब्स। एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी इनके बीच में एक एग्जिस्ट करता है। ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, सिविलाइजेशन हो गया, सेक्टेरियनिज्म हो गई, ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट भी इनमें एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से रीजनल हेज मनी के पॉइंट को ही उठाते हुए इनकी एक और कॉन्फ्लिक्ट है, पॉइंट नंबर 6 और 7 जो आपका है वो ये है कि इनके बीच में एक लीडरशिप का भी कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है रीजनल हेज मनी में कि ये ईरान चाहता है कि उसकी लीडरशिप हो,
और इसी तरीके से जो सऊदी अरब चाहता है वो उसकी लीडरशिप हो पूरे मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये एक दूसरे की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते। जो 8वां पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से जो है वो है प्रॉक्सी वॉर। इनके बीच में सर्टेन प्रॉक्सी वॉर्स भी हैं जिनकी वजह से इनका जो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो रहा है, कम नहीं हो रहा बल्कि और एस्केलेट हो रहा है। आपको पता है कि एक प्रॉक्सी वॉर एक बिटवीन, जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, ट्रम्प के एरा में आपके इनके बीच में एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर थी। प्रॉक्सी वॉर किस तरीके से थी कि आपके पास एक ग्रुप है जो कि आपका यमन में है, उस ग्रुप का नाम है हुतीस। और इसी तरीके से ये जो हुतीस हैं यमन में, इनके बीच में और आपका जो सऊदी अरब है, इनके बीच में यमन में जो है वॉर चल रही थी, हुतीस वर्सेस सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये क्लेम करता है कि ये जो हुतीस हैं, इन हुतीस को बैकअप कौन कर रहा है? ये ईरान कर रहा है। इसी तरीके से जब मैं आपको ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पढ़ाऊंगा तो उसमें यह है कि ये जो हमास ग्रुप है, और इसी तरीके से जो आपने पैलेस्टाइन ग्रुप वाले सुने, हमास है, और इसी तरीके से और भी हैं, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहे, हुतीज़ है, इन सबको हमास जो है वो बैकअप कर रहा है। जनरल कासिम सुलेमानी जो थे आपके, जिनको जो था यूएस ने मार दिया था, जनरल कासिम सुलेमानी का बेसिकली बैकग्राउंड ये था कि वो इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग देते थे, जिसकी वजह से, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूएस ने जो था उन पर अटैक किया था, उन्हें किल किया था। तो ईरान के ऊपर यह है कि ईरान इज सपोर्टिंग हुतीस, और वो जो हुतीज और सऊदी अरब है, ये इन दोनों में ये एक तरीके से एक वॉर चल रही थी। वॉर कहाँ चल रही थी? यमन में। ये एक प्रॉक्सी वॉर है इनके बीच में, और ये प्रॉक्सी वॉर कब है? ट्रम्प एरा में। ट्रम्प जो था, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, वो सऊदी अरब को आपके सपोर्ट करते थे, वेपन्स वगैरह मिलते थे। हुतीज को कौन सपोर्ट करता था? ईरान सपोर्ट करता था। तो इनके बीच में एक प्रॉक्सी वॉर भी एग्जिस्ट करती थी शुरू से, जिसकी वजह से इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज जो है वो होता जा रहा था, बल्कि कम नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर जनरल कासिम सुलेमानी की जो असैसिनेशन हुई, इसी तरीके से सऊदी अरब के जो ऑयल जो रिजर्व्स थे या इंडस्ट्रीज थी, उस पर जो हमले हुए, उस पर ईरान पे ब्लेम लगा। तो इस तरीके से जाके आपकी सिचुएशन और एस्केलेट होती रही। अब जो है आपका करंट सिनेरियो की अगर आप बात करें तो अभी आपकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे ट्रम्प एरा में मैंने आपको बताया, ट्रम्प सपोर्ट करता था, सऊदी अरब को वेपन्स वगैरह देता था। बाइडेन ने वो सपोर्ट इनकी बंद कर दी। अभी जो ये वॉर है, प्रॉक्सी वॉर, ये ख़त्म है। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ये, उसके दौरान ये प्रॉक्सी वॉर भी इनके बीच में थी। और अभी का मुझे इतना रिसेंट सिनेरियो इतना क्लियर नहीं है कि मे भी शायद इनके बीच में हो, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा था सिनेरियो। ये 2018-19 या उसका ही सिनेरियो है, रिसेंट अभी का ही है, कुछ साल पहले जब ट्रम्प जो था वो उसकी जो टेन्योर था वो ख़त्म होने लगा था, तब तक ये आपका कॉन्फ्लिक्ट था। अभी जो है इस कॉन्फ्लिक्ट पे देखना पड़ेगा। लेकिन बाइडन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी थी कि उन्होंने जो के सऊदी अरब को जो वेपन्स थे वो सेल करना बंद कर दिए थे, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये प्रॉक्सी वॉर अब एग्जिस्ट इतनी नहीं कर रही। तो ये थे 7 पॉइंट्स बेसिकली, जो कि माना इनके बीच में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो इन पॉइंट्स की वजह से था। सेक्टेरियनिज्म था आपका, रीजनल हेजमनी था, सिविलाइजेशन था, प्रॉक्सी वॉर थी, न्यूक्लियर डील थी, और इसी तरीके से जो आपके पास सुपर पावर्स हैं, वो जो सुपर पावर्स का रोल है, उनका रोल बड़ा एग्जिस्ट कर रहा था इनके कॉन्फ्लिक्ट में। इसी तरीके से आपकी लीडरशिप जो थी, उसका रोल जो लीडरशिप का था वो भी एग्जिस्ट कर रहा था इनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। ये है इनके बीच में बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, जिनकी वजह से ये इनके रिलेशन अभी तक जो है वो नॉर्मलाइजेशन में नहीं है। अब अगर हम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो था वो एक सवाल आया था कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है। अब ये हमने इसके कॉन्फ्लिक्ट तो देख लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट क्या है ईरान के बीच में और सऊदी अरबिया का, तो आप उसको ये बता सकते हो कि ये सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट है। अब सवाल ये आया था कि पाकिस्तान का उसमें रोल क्या है मेडिएशन में। पाकिस्तान रोल, पाकिस्तान किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है? अगर वो रोल प्ले कर रहा है तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इट इज़ सपोर्टिंग केएसए, सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहा है, या वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है? ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं तो उसके रिलेशन उसने ख़त्म कर दिए हैं। कैसे हैं, क्या रिलेशंस हैं, ये अब हम उसको देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से चल रहा है। देखें, अगर मैं इसके रोल की जनरली बात करूं तो वो किसी एक को तो सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डी हाइफिनेशन।
पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन, ये मैंने आपको पाक यूएस रिलेशन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था। यही सेम पॉलिसी हाइफिनेशन की पाकिस्तान जो है इसको अडॉप्ट कर रहा है। डी हाइफिनेशन पॉलिसी का मतलब ये है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, कि आप किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होके चल रहे हो, इंडिपेंडेंट होके चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दो दोस्त हैं जो कि मेरे बहुत करीब हैं, अगर उन दोनों में कोई मसला होता है, झगड़ा हो जाता है, तो हम अमूमन यही करते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं कि भाई मैं आपको भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना इधर मैं आप, दोनों में से हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का रोल है बेसिकली वो डी हाइफिनेटेड रोल है, कि वो एज अ न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनके बीच में। वो किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना वो ईरान के साइड है, ना वो KSA की साइड है, सऊदी अरब। देखें अब इसका भी एक सर्टेन रीज़न है। पाकिस्तान किसी एक को सपोर्ट कर ले, भाई वो बोले कि मैं सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहा हूँ बस ईरान के साथ, मुझे तो वहाँ से ऑयल भी मिल रहा है, मुझे वहाँ से पैसे भी, रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, मुझे वहाँ से फ़ायदा भी। लेकिन ईरान से पाकिस्तान को ऐसा सर्टेन फ़ायदा अगर देखा जाए ऐसा सर्टेन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डी हाइफिनेशन पॉलिसी चल रहा है, उसके सर्टेन रीजन है। रीज़न नंबर वन ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहा है तो उसके कुछ रीज़न है। अभी हम सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव में ये बात देखेंगे कि उसको सपोर्ट, सऊदी अरब को सपोर्ट क्यों कर रहा है। सऊदी अरब को सपोर्ट करने का रीज़न नंबर वन ये है कि आपके पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो कल्चरल मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, कि आपके पास यहाँ पे भी मुसलमान है, सऊदी अरब में भी आपके पास मुसलमान है। तो पहला जो रीज़न आप दोगे सपोर्ट का वो ये होगा कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, कि वहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी आपके पास मुस्लिम मेजॉरिटी है। और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात शुरू से ही लिखी हुई थी कि पाकिस्तान जितने भी मुस्लिम नेबर्स हैं उन सब के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस रखेगा। तो आइडियोलॉजिकली हम लोग जो है वो सऊदी अरब को भी सपोर्ट करते हैं, एज वेल एज हम ईरान को भी सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब में आपके पास सुन्नी की पॉपुलेशन है, तो ईरान में भी आपके पास शिया की पॉपुलेशन है, मुसलमान तो दोनों हैं, आप उनको दोनों को आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हो। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी है, आपके ट्रेड, आपका जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस जो हैं वो आपके दोनों के साथ मैच करते हैं, विथ ईरान एज वेल एज विथ सऊदी अरेबिया। आपके कस्टम्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस जो हैं वो दोनों के साथ मैच करते हैं, तो आप दोनों को इसलिए सपोर्ट करते हो। नंबर वन, आइडियोलॉजिकल बेसिस में दोनों को, ईरान को भी, सऊदी अरेबिया को भी। इसी तरीके से सऊदी अरब को हम आइडियोलॉजिकल बेसिस पे सपोर्ट करते हैं। नंबर टू, सऊदी अरब को हम इकोनॉमिक बेसिस पे भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से इकोनॉमिक फ़ायदे भी हैं, इंटरेस्ट हैं हमारे इकोनॉमिक। वो क्या है कि अगर आप देखें तो हमारे तकरीबन 2.7 या 2.8 मिलियन लोग जो हैं सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, और वो लोग रेमिटेंसेस जनरेट कर रहे हैं, और वो जो रेमिटेंसेस हैं वो हमें वापस आते हैं पाकिस्तान में, और जिनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। इकोनॉमी जो है उन रेमिटेंसेस की वजह से हमारी ग्रो करी, तो हम उसके साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, हमारी इकोनॉमी जो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से हम नहीं ख़त्म कर सकते। रेमिटेंसेस आ रहे हैं, 2.7 to 2.8 मिलियन वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं हमारे, तो इसलिए हम नहीं ख़त्म कर सकते। पहला पॉइंट था आइडियोलॉजिकल, वो आपने समझ लिया कि कल्चर के बेसिस पे था, मुस्लिम है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी मुस्लिम है। इसी तरीके से आपके रेमिटेंसेज हैं कि वहाँ लोग काम करते हैं, लोग काम करके जो पैसे हैं वो अपने घर वालों को यहाँ पे भेजते हैं, जिनकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी जो अपलिफ्ट हो रही है। इसी तरीके से आपका फर्दर जो है और ये है कि आपको जो ऑयल है वो प्रोवाइड करता है सऊदी अरेबिया। आपके पास जो ऑयल आ रहा है वो आपको कहाँ से आ रहा है, वो सऊदी अरेबिया आपको प्रोवाइड कर रहा है। इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, अगर हम ऑयल उनसे लेते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें पैसे टाइम पे ही दें। आपने देखा होगा कि हमारी जो लोन्स हैं वो जो है उनकी जो टाइमलाइंस हैं वो चेंज होती जाती है, डेट्स हमारी एक्सटेंड होती है, तो इस तरीके से नहीं होती, वो ऐसे ही इसी तरीके से हो रही हैं कि हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। दूसरा, हमें वहाँ से ऑयल सपोर्ट मिलती है, तो इसलिए हम उनसे रिलेशन कट ऑफ नहीं कर सकते। पहला आइडियोलॉजिकल बिलीफ है दोनों के साथ, ईरान के साथ भी, सऊदी अरबिया के साथ भी। दूसरा, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट है सऊदी अरब से, 2.7 to 2.8 मिलियन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे,
वो रेमिटेंसेस हमें मिल रही है तो हमें उससे हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो रही है। इसी तरीके से हमें ऑयल वहाँ से मिल रहा है, सऊदी अरब से ऑयल आपको सऊदी अरब से मिल रहा है, तो वो ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हो, और अगर उन ऑयल के पैसे वगैरह आप अभी नहीं दे पा रहे तो उस पर भी कोई इशू नहीं है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है जिसमें आपको अपने डेब्ट्स जो हैं वो पे करने होते हैं। और इवन दो हमें एक और फ़ायदा इकोनॉमिक ये है कि अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो हम सर्टेन ममालिक के, उन सर्टेन ममालिक में से एक आपका सऊदी अरब है, जिससे हम कर्जा लेके दूसरे का कर्जा रिटर्न करते हैं वापस, तो हमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो सऊदी अरब से है। तो इसलिए आइडियोलॉजिकल टर्म्स पे और इकोनॉमिक टर्म्स पे हम सऊदी अरब के साथ जो है वो अपने रिलेशंस कट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए हम सऊदी अरब को भी सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ईरान की यहाँ पे बात करूँ तो ईरान का भी जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका सेम ही रहेगा कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आप ईरान को भी करते हो। ईरान को भी आप आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हो क्योंकि वहाँ पे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ये बात लिखी है, मुस्लिम स्टेट है तो आपको उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने, कस्टम बिलीव्स ट्रेडिशन आपके सेम है। और इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक पे या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हो ईरान के साथ, तो ईरान के साथ जब 1979 में हमारी रेवोल्यूशन नहीं हुई थी तो उससे पहले इन दोनों के बीच में, ईरान और पाकिस्तान के बीच में बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रेड होती थी, बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रेड इनके बीच में होती थी शुरू से। अब ये ट्रेड जाके खत्म, एक तरीके से खत्म हुई है। उसका रीज़न ये है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, वरना पहले हमारी इनसे ट्रेड बहुत ज़्यादा थी। दूसरा पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर में ये पॉइंट नहीं आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है आपका नेबर है, आप नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका नेबर है तो नेबरिंग कंट्रीज वैसे आपकी ज़रूरत में काम आते हैं। तो इस नेबर वाले पॉइंट की वजह से जो है ईरान का रिलेशन है, ईरान और आपका पाकिस्तान का रिलेशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसी तरीके से हम उसको, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लेफ्ट आउट नहीं छोड़ नहीं सकते, लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसकी बात करें ईरान की, तो वो ये है कि आपका नेबर हो गया, आइडियोलॉजिकल हो गया। इसी तरीके से अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर अगर आपने देखा हो 1970s का, तो 1970s में आपकी जो थी वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी। इंसर्जेंसी आपकी इन बलूचिस्तान चल रही थी, आपकी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी कि बलूचिस्तान आपका सेपरेट होना चाह रहा था फ्रॉम पाकिस्तान। इंसर्जेंसी वाली मूवमेंट चल रही थी। इस ड्यूरिंग दिस इंसर्जेंसी मूवमेंट आपको ईरान ने जो था, ईरान ने आपको 10,000 ट्रूप्स दिए थे। ईरान सप्लाइड अस विथ 10,000 ट्रूप्स, जिन्होंने मदद की थी हमारी फोर्स के साथ, हमारी मिलिट्री है उसके साथ मिलके उन्होंने बलोचिस्तान इंसर्जेंसी को उन्होंने ख़त्म किया था, सप्रेस किया था। वो जो एक मूवमेंट थी जो कि क्रिएट हुई थी बलोचिस्तान में इन 1970s, क्योंकि भुट्टो साहब जो थे वो 1970s में ही आए थे, तो बलोचिस्तान में वो जो इंसर्जेंसी थी वो भी विद दी हेल्प ऑफ ईरान ट्रूप, जो कि 10,000 ट्रूप्स उन्होंने भेजे थे वो इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए हमने ईरान की मदद ली थी। और इसी तरीके से हमें एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी है ईरान से कि हमें अगर कोई मसला होता है तो अफ़गानिस्तान में भी आपने देखा कि ईरान ने सपोर्ट किया था हमें। इसी तरीके से आपका जो सीपैक है, सीपैक को भी सिक्योर जो किसने किया था वो एक तरीके से आपके ईरान ने ही सिक्योर किया था, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी इंसर्जेंसी होती है तो हम ईरान से हेल्प लेते हैं। और बलूचिस्तान में आपका गवादर पोर्ट है, तो अगर वहाँ पे कोई इंसर्जेंसी होती है तो हम ईरान से मदद लेते हैं और वो हमारी मदद करता है। तो इस वजह से कि एक तो हमारा नेबर है, आइडियोलॉजिकल जो है वो हमारे जो हैं बिलीव्स एक दूसरे का सेम है, वहाँ पे भी मुसलमान है, हमारे पास भी। आपकी ट्रेड शुरू में 1970s में जो थी, जब उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं थे, जब ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं थी, आपकी बिलियंस ऑफ रुपीज़ में आपकी ट्रेड थी, आपका नेबर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो इंसर्जेंसी थी उसमें उन्होंने हमारी हेल्प की थी, 10,000 मेंबर ट्रूप्स दिए थे। और इसी तरीके से अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम एस्केलेट होता है तो हम उनसे मदद लेते हैं। और सीपैक का भी ईरान मेंबर है। और तो इस तरीके से हमारे रिलेशंस विथ ईरान एंड सऊदी अरब हमें रखने हैं दोनों से। तो ये कॉन्सेप्ट है डीहाइफिनेशन पॉलिसी का कि नाइदर आप ईरान के साइड पे हो ना आप जो है सऊदी अरबिया के साइड पे हो, आप दोनों को सपोर्ट करते हो। तो दिस इज दी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और रोल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डीहाइफिनेटेड रोल, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, नंबर 1।
आपकी जो क्लास है वो अभी एंड होने वाली है, आपके जो है ऑलमोस्ट 4 मिनट्स बचे। तो अगर इस 4 मिनट्स में जो है हम एक और पॉइंट है वो हमें कवर अप करना है, तो उसके बाद आपका लेक्चर एंड होगा। तो अगर ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो काइंडली रिज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो काइंडली हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर लें। हमारा लेक्चर आज ही ख़त्म हो जाएगा, कल से हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। एक तो आपको मैंने बता दिया कि नंबर 1 डीहाइफिनेटेड रोल प्ले कर रहा है। नंबर 2 जो है वो ये है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट आपका दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्फ्लिक्ट जब भी किसी दो मुल्क जो हैं, दो स्टेट्स जो हैं, उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो आपका दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्फ्लिक्ट दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एक होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इन दो चीज़ों पे, इन दो पर्सपेक्टिव्स पे आप किसी भी मुल्क का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवाते हो। सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो स्टेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट ए और स्टेट बी, इनके बीच में झगड़ा है, तो ये दोनों स्टेट्स आके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मुताबिक ये दोनों टेबल टॉक्स करेंगे, आपस में आके बैठेंगे, टेबल टॉक्स करेंगे, नेगोशिएशंस होंगी और इनका मसला सॉल्व हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लेकिन ईरान और सऊदी अरब के उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में टेबल टॉक्स है ही नहीं, प्रॉक्सी वॉर्स हैं ये वो, और शुरू से ही और इनके मसले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो मसला आपका हो गया फेल। पाकिस्तान जो सेकंड मेथड अडॉप्ट कर रहा है ना, वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। पाकिस्तान का रोल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके दो बंदों में मसला है तो आप उनके मसले को वहीं तक रहने दोगे, बोलोगे यार इससे आगे आपका मसला नहीं बढ़े। पाकिस्तान यही कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि वो ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ ये प्लान, दोनों को ये बता रहा है कि भाई आपका जो भी मसला है वो मसला यहाँ तक ही रहे, महदूद रहे, आप इस मसले को आगे एक्सपेंड नहीं करो। तो पाकिस्तान का बेसिकली रोल ये है उसका कि वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहा है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, और वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू उनका मसला है वो उसको फर्दर एक्सपेंड नहीं होने दे रहा। जहाँ तक उनके कॉन्फ्लिक्ट है वो उनको वहीं पे सप्रेस कर रहा है, उनको ख़त्म भी नहीं कर रहा, सप्रेस कर रहा है, लेकिन उनको बढ़ने भी नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान का बेसिकली इसमें दो किस्म का रोल है। एक ये कि डीहाइफिनेटेड पॉलिसी है, कि न्यूट्रल रख के चल रहा है। उसके मैंने आपको रीज़न बताया, न्यूट्रल क्यों है वो आप लिखेंगे, डीहाइफिनेशन पॉलिसी है, उसके रीज़न बताएंगे क्यों, वो मैंने आपको बताया। फिर आप लिखोगे पाकिस्तान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू चल रहा है, और उसका रीज़न ये है कि वो जो है उनके मसलों को फर्दर एक्सपेंड नहीं करवा रहा, फर्दर एक्सपेंड नहीं कर रहा, और फर्दर अगर एक्सपेंड नहीं होंगे, उनके कॉन्फ्लिक्ट वहीं तक रहेंगे, तो एक तरीके से दोनों के बीच में एक जो है पीस जो है वो आएगा। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का वो मसला जो है वो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि इनका मसला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये था पाकिस्तान का रोल इन जनरल टर्म, मैंने आपको जल्दी से इसका बताया। अभी हमारे पास 1 मिनट है। अच्छा, अब मैंने आपको डीहाइफिनेशन पॉलिसी के बारे में रीजंस बताए, तो इसी तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लिखोगे तो आप पहले एग्जामिनर को एक्सप्लेन करोगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, फिर आप बताओगे भाई हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की वजह से जो है हम उनके बीच में मेडिएशन कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के भी दो रेफरेंसेज हैं। वो रेफरेंसेस ये है कि अभी रिसेंटली 2019 में 18 में समथिंग जो है वो किलिंग हुई थी एक शिया किलर की। ये आप लिख लें, इस पे आपको सर्च करना है, ये आप रेफरेंस लिखेंगे शिया के किलर की एक किलर था सऊदी अरेबिया में, उसकी किलिंग हुई थी। निमर अल निमर उसका नाम है बंदे का, निमर अल निमर। इस पे आप सर्च कीजिएगा, ये एक रेफरेंस है जो कि आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में लिखेंगे। अभी हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो काइंडली जो है अगर क्लास ख़त्म हो जाती है कोई भी आपको सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा। हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड है, लेकिन ये रेफरेंस लिखिएगा शिया क्लर्क जो कि सऊदी अरब में किल हुआ था, निमर अल निमर उसका नाम है। ये आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो है ये